नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एप्लीकेशन पर हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है और उसका सॉल्यूशन वीडियो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप यदि टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। और कोई अगर एप्पल यानी iOS पे इंक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड करना चाहता है तो कांटेक्ट करना, प्रोसेस बता दी जाएगी। दोस्तों, ऐप में पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमारा कोर्स आपके लिए पूरा सपोर्टिव रहेगा। स्पेशली टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, TG2 इन सब के लिए 120 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको वहाँ कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ में ज़रूर उसे आप परचेज करें। दोस्तों, अभी हमारा टेस्ट जो है उसमें 25 प्रश्नों की हम एक श्रृंखला रखते हैं और उसका प्रत्येक प्रश्न आपको विस्तार से हल करवाते हैं। आप यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर उसमें कितना रहा था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जिन तक हमारा कंटेंट पहुंच ही नहीं रहा है, तो अपना फ़र्ज़ निभाइए। एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 33 था। हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी 25 प्रश्नों को हल करते हैं। यदि ऐप डाउनलोड करने के बाद भी आपको समझ नहीं आए कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, हाउ टू अटेम्प्ट फ्री टेस्ट। इसे सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी देखना, ताकि आपको समझ आ जाए पूरा पेपर आपको, पूरा टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आइए आज के प्रश्नों से हम शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शंट जनरेटर के अभिलक्षण कैसे होते हैं? दोस्तों, ये जो जनरेटर की अभिलक्षण की बात करता है, वैसे तो क्वेश्चन अधूरा है, लोड अभिलक्षण की बात इसको करनी चाहिए थी। यानी सवाल ये होता कि एक शंट जनरेटर की भार विशेषता वक्र कैसी होती है। तो हम सब जानते हैं कि लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटती है, लेकिन बताते हैं कि एक लिमिट के बाद अगर आप वोल्टेज को घटाने भी लग जाएंगे, लोड को घटाने भी लग जाएंगे, तब भी वोल्टेज में गिरावट आएगी और वो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और ये जो विशेषता वक्र आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्रूपिंग विशेषता वक्र। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। कुछ ड्रूपिंग होता है क्योंकि लोड प्रतिरोध कम होने से फील्ड शॉर्ट होने लग जाती है। ऐसे में भी कहते हैं कि प्रेरित ईएमएफ घटने लग जाता है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर और ये न्यूमेरिकल है। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप भी बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या 2 नंबर क्वेश्चन आपका सही हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं देखो, थोड़ा छोटा जरूर हो गया लेकिन समझ आ रहा है सबको कि एक वोल्टेज सोर्स से 4 एम्पियर प्रदान करता है लोड को, जब 5 ओम लोड का प्रतिरोध हो। 2 एम्पियर प्रदान करता है जब लोड का प्रतिरोध 20 ओम हो। सोर्स वोल्टेज की गणना करो। देखो दोस्त, यहाँ एक कमजोरी है, और कमजोरी वो है कि आंतरिक प्रतिरोध इसने नहीं दिया। मान लीजिए अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लग जाए तो हम इसकी निकाल सकते थे प्रेरित ईएमएफ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हुआ उसको टर्मिनल वोल्टेज के साथ जोड़ना था। मानना कि आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, तो जो सोर्स वोल्टेज E होता है वो टर्मिनल पर मिलने वाली वोल्टेज प्लस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो ड्रॉप हुआ उन दोनों के बराबर होता है, राइट। देखो, टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगी I × R, 5 ओम के प्रतिरोध को 4 एम्पीयर धारा, इसका मतलब 20 वोल्ट तो टर्मिनल पर मिल रहा है। अब देखिए, 4 एम्पीयर की धारा वो अंदर भी तो चलेगी ना, और अंतर जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बनेगी 20 + 4R। इसी तरह से दूसरी समीकरण बनाइए। लोड रेजिस्टेंस 20 ओम है तो उसको वो 2 एम्पीयर धारा देता है, तो टर्मिनल पर वोल्टेज मिली 40 + 2R, ठीक है। यानी 20 प्लस क्या लिखा आपने 4R। ये 2 समीकरणें बनी है दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, काटना है। और आप सब जानते होंगे किस तरह से आप समीकरण माइनस करते हैं।
आई होप आगे आपको इसकी प्रोसेस पता होगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपका भी उत्तर इसी तरह से आ रहा है क्या। हमें इस 2 नंबर समीकरण को क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 40 वाला जो है 80 हो जाएगा, और 2r जो है ये हो जाएगा 4r। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यानी e बराबर ये है, e बराबर ये है आपका। ठीक है, यहाँ से आपको जब आपको डिफरेंस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो r से r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो कट गया, और ये आपके पास एक मान रह गया, e बराबर क्या रह गया, -60। अब एक्चुअल में -60 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि सोर्स EMF प्रोवाइड करवा रहा है, तो 60 वोल्ट का देखिए आपके पास ये रहा ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है कि जब लोड रेजिस्टेंस 10 ओम का हो, सोर्स की वोल्टेज 60 वोल्ट हो, तो उस मैक्सिमम पावर की गणना कीजिए जो लोड को ट्रांसफ़र की जा सकती है। भार को जब अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की बात आ जाए तो फॉर्मूला होता है V²/4R। वोल्टेज का मान 60 है तो 60/60, और रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10। ठीक है, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कर लेना। आपका आंसर जो है वो लगभग कितना आएगा, 60 वोल्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका 90 वाट के आसपास उत्तर देगा, है ना। कैलकुलेशन करके मिलान करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपका उत्तर भी इतना ही आ रहा है। बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर तो देखो शंट जनरेटर ही होगा। टेको जनरेटर तो वैसे देखो टेको मीटर होता है, एक्चुअल में टेको जनरेटर नहीं होता। ये फील्ड में डीसी पैदा करने के लिए काम में लेते हैं, जहां क्लच और गियर बॉक्स सिस्टम साथ में हो। ठीक है, और अगला सवाल है मोटर के धारा परिवर्तन विधियों का, मतलब मोटर की धारा परिवर्तन करने का उनकी विधियों से मिलान करें। एक्चुअल में ये धारा परिवर्तन नहीं था दोस्तों, दिशा परिवर्तन था, उल्टा लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यानी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको चेंज करनी थी, और उनका मेथड क्या है। सबसे पहला है ब्रूसों के कनेक्शन। तो ब्रूसों के कनेक्शन यूनिवर्सल मोटर में बदले जाते हैं, क्योंकि ब्रूसों के कनेक्शन बदलने से आर्मेचर के सिरे A1 A2 बदल जाता है। या तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदल कर तो कैपेसिटर मोटरों में यही विधि लगाई जाती है। और ब्रूसों की पोजीशन शिफ्ट करके, यानी ब्रूसों की स्थिति बदल के अगर बदलते हैं तो वो होती है रिपल्शन मोटर, राइट। यानी फर्स्ट में आएगा C, सेकंड में आएगा B, और थर्ड में आएगा A। CBA अगर आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन बनेगा B। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सवाल लिखने में गलती होगी तो हो सकता है आपका गलत हो गया होगा, पर इसको अच्छा सा अब आप समझ लीजिए। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में उनके पीएन जंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। शॉटकी डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना इसको फास्टेस्ट डायोड भी माना गया है। और डायोड की तीव्रता किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो ध्यान रखना रिवर्स रिकवरी टाइम, जिस डायोड का मिनिमम हो उस डायोड को फास्टेस्ट डायोड कहा जाता है। यूजेटी में 1 पीएन जंक्शन होता है, बीजेटी में 2 होते हैं, एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ना कि 4। तो ये गलत है, आप डी ऑप्शन के साथ चले जाना। 36 स्लॉट 4 पोल अल्टरनेटर है, स्लॉट एंगल की गणना करो। फॉर्मूला होता है 180 × पोल बटे नंबर ऑफ स्लॉट। जब आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करेंगे तो स्लॉट एंगल 20 डिग्री आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी रिसेंटली न्यूमेरिकल क्लास में मैंने करवाया भी था, टेस्ट में भी इसीलिए दिया। कौन कौन बच्चा न्यूमेरिकल क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहा है हमें भी पता लग जाए, क्योंकि जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल क्लास अटेंड की है उसका ये उत्तर बिल्कुल सही हुआ होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केबल में इंसुलेशन प्रतिरोध, तो ध्यान रखना इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर केबल की लेंथ बढ़ती है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटता है। बी उत्तर के साथ जाना है, इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। भारत में आदर्श संचरण वोल्ट तक कौन सी है, इंग्लिश में बोलेंगे आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज, और वो है 400 kV। ये सारी वैसे प्रसारण की ही वोल्टेज है। तो भारत में प्रसारण की वोल्टेज 22 किलोवोल्ट से शुरू हो जाती है, ध्यान रखना।
उसके बाद आता है 33, 66, 110, 132, 220, 400 और 765 या 750 या 760। वो कोई भी ऑप्शन दे दे, आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है, वो एक ही ऑप्शन माना जाएगा। 765, 60, 750 जो भी है, पर ध्यान रखना मैक्सिमम का सवाल जब पूछे तो 760 या 765 करना है, लेकिन आइडियल का जब पूछे तो 400 के भी ऑप्शन करना है। और पेपर में ये आ सकता है निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, मानक ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है हमारा, उसमें सर्विसमैन किन को जोड़ता है? उपभोक्ता को जो टर्मिनल्स या जो केबल पहुंचाई जाती है ना, उसको सर्विसमैन्स बोलते हैं। अगर सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखें ना, तो कंज्यूमर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, राइट। तो वितरक उपभोक्ता का संयोजन वाला है, आपको यहाँ बी उत्तर सही करना था। अगला सवाल, अंडरग्राउंड केबल में धात्विक कवच को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अब देखो, अगर आपने केवल यांत्रिक चोट सोच लिया है तो आप आर्मर्ड की तरफ चले गए होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि जो मेटालिक सीथ है ना, उस पर, क्योंकि मेटालिक सीथ जनरली सीसा या शीशे की मिश्र धातु होती है इसमें, राइट। शीशे का एलॉय होता है। शीशा क्या है, थोड़ा सा नरम मुलायम होता है। आर्मर्ड जो होती है ना, वो जीआई का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है या गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। ये आर्मर्ड ठीक मेटालिक कवच के ऊपर नहीं हो सकता, अदरवाइज ये आर्मर्ड पूरा इस मेटालिक सीथ के अंदर बैठ जाएगा और मेटालिक सीथ जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आर्मर्ड और इस मेटालिक सीथ के बीच में एक अलग से परत डालते हैं और उसको बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलते हैं? बेडिंग। अगर अंदर से हम आते हैं तो केबल का पहला भाग होता है कोर, दूसरा भाग होता है इंसुलेशन, उसके बाद में आती है मेटालिक सीथ, फिर आती है बेडिंग, उसके बाद आता है आर्मरिंग और उसके बाद आता है सर्विंग। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि केबल के इन सभी भागों को आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ें। केबल में चार्जिंग धारा, तो दोस्तों पहली बात तो ये कि चार्जिंग धारा चलती क्यों है, नंबर 1 सवाल। तो नंबर 1 सवाल का आंसर बनेगा केबल की धारिता के कारण, केबल की कैपेसिटी के कारण। अब हम सब समझ गए कि कैपेसिटी के कारण जो करंट चलती है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। बी उत्तर करेंगे, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी केबलों में जो आवेशन धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी। दोस्तों फ्लिप फ्लॉप जो है ये बाई स्टेबल डिवाइस होती है, ध्यान रखना। बाई स्टेबल का मतलब होता है इसमें 2 स्थिर अवस्था होती है। कौन सी? या तो फ्लिप करेगा या फ्लॉप करेगा। मतलब क्या है, 5 वोल्ट का अगर कोई सर्किट है तो इस सर्किट से आपको या तो 0 वोल्ट मिलेंगे या 5 वोल्ट मिलेंगे। जब 0 मिलेगा तो कहेंगे फ्लॉप हो गया, 5 वोल्ट मिलेंगे तो कहेंगे फ्लिप कर गया। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आता है 1 बिट स्टोरेज होता है, ध्यान रखना। 3 इनपुट वाला एंड गेट है, उसका आउटपुट 1 आपको कब मिलेगा? दोस्तों याद रखें, एंड गेट चाहे 3 इनपुट का हो चाहे 50 इनपुट का हो, उसका आउटपुट हाई तब होता है जब सभी इनपुट हाई हो। किस एम्पलीफायर में सर्वाधिक डिस्टॉर्शन होता है? एम्पलीफायर की एक कमी होती है कि जिसकी दक्षता मैक्सिमम हो उसी में विरूपण यानी डिस्टॉर्शन भी अधिक होता है। क्लास सी एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता होती है और अधिकतम डिस्टॉर्शन यानी विरूपण भी पाया जाता है। करंट एम्पलीफायर के रूप में किसका उपयोग नहीं कर सकते? उसका उपयोग नहीं कर सकते जिसकी गेन इकाई से कम हो। अब हम सब जानते हैं कि कॉमन बेस जो है इसकी करंट गेन अल्फा होती है, जिसका मान इकाई से कम होता है। तो फिर हम कॉमन बेस एम्पलीफायर को एक वोल्टेज एम्पलीफायर की भांति कभी भी काम में नहीं ले सकते। बैलेंस लोड है, उसका पॉजिटिव फीडबैक ABC है, नेगेटिव फीडबैक कैसा हो सकता है? नेगेटिव फीडबैक में कोई 2 सिरे आपस में बदल दो, वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप तीनों में देखें तो सब में हमने एक एक बदला हुआ है, मतलब 3 संभावनाएं है आपके पास, आप कर सकते हैं ऑल अबव का ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑप्शन में आप देखें A-C-B में क्या किया हमने, A को अपनी जगह पर रखा, C-B बदल दिए। B-A-C में क्या किया, C को अपनी जगह पर रखा, C-B-A में B को अपनी जगह पर रखा, राइट।
तीनों ऑप्शन बनेंगे, आप तीनों ऑप्शन कर सकते हैं। अगला सवाल, चित्र में किस प्रकार का मापन किया जा रहा है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है माय डियर। ध्यान रखें, 1 वाट मीटर विधि है, पहला पॉइंट तो ये। लेकिन 1 वाट मीटर विधि में वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है ना, वो एक तो उसी फेज के साथ जुड़नी चाहिए और दूसरा जो है वो न्यूट्रल के साथ जुड़नी चाहिए। जबकि इस डायग्राम में तो क्या हो रहा है, एक फेज पर सीसी है, अन्य 2 फेजों पर पीसी है। तो इसको बोलते हैं VAR ज्ञात करना। 1 वाट मीटर की सहायता से वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की गणना करना, इसका सही उत्तर आएगा। रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर की गणना करना विद 1 वाट मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1 वाट मीटर से शक्ति मापन वाला, यानी ये उत्तर आप कब करते, ये तब करते जब वाट मीटर का पीसी जो है वो उसी फेज के साथ जुड़कर न्यूट्रल के साथ जुड़ा होता कहीं ना कहीं। चलिए अगला सवाल, एक उत्तम प्रकार से डिज़ाइन किए गए डायनामो में लीकेज फ्लक्स लगभग 15 से 20% होता है और ये लीकेज फ्लक्स हॉपकिंसन के हिसाब से दिया गया था। विद्युत चुंबक के लिए किस धातु को उपयुक्त नहीं मानेंगे। विद्युत चुंबक के लिए जनरली 4 मटेरियल काम में लेते हैं, नरम लोहा, सिलिकॉन स्टील, म्यू मेटल और परम एलॉय। क्रोमियम स्टील जो है ना, ये स्थायी चुंबक के काम आता है, विद्युत चुंबक के लिए नहीं। और म्यू मेटल में मिश्र धातु कौन सी नहीं है। म्यू मेटल में 4 धातुओं का मिश्रण होता है, निकिल, तांबा, क्रोमियम और लोहा। कार्बन नहीं होता है म्यू मेटल में, ध्यान रखना। अगला सवाल है, 3 ओम का प्रतिरोध 10 एम्पियर धारा लेता है और एक और प्रतिरोध जोड़ते ही टोटल करंट 15 एम्पियर होगी, तो प्रतिरोध का मान क्या है। आई होप आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन। यूँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था और 3 ओम का है, 10 एम्पियर करंट ली इसने, तो हम समझ गए सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट है। अब यहाँ एक और जोड़ते ही ये टोटल करंट कितनी होगी, 15 एम्पियर। 15 में से 3 माइनस करो तो यहाँ चलने वाली करंट कितनी हुई, टोटल करंट 30 एम्पियर है। रुकिए, सॉरी है ना, नहीं 10 एम्पियर है, सॉरी डायग्राम बनाने में गलती हो गई। 10 एम्पियर करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। 30 वोल्ट हो गया सप्लाई का। आपने यहाँ जोड़ते ही टोटल करंट जो है वो 15 एम्पियर हुई। 15 में से माइनस कर दीजिए 10 एम्पियर, यहाँ से चलने वाली करंट कितनी है, 5 एम्पियर। वोल्टेज कितने मिलेंगे इसको, 30, क्योंकि समांतर में बराबर है। 30/5 करेंगे तो उत्तर आएगा 6 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर कर लेना और कमेंट करके मुझे उत्तर ज़रूर बताइएगा। 5 ओम, 8 ओम 2 प्रतिरोध 10 वोल्ट पर सीरीज में जुड़े हुए। 8 ओम वाले पर 10 वोल्ट मापा गया, तो संभावित कारण क्या है। देखो दोस्तों, 2 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए 10 वोल्ट सप्लाई के साथ, ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है। 10 वोल्ट ड्रॉप यही नाप लिया गया, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसकी 2 संभावना होती है। सप्लाई के बराबर किसी पर अगर वोल्टेज है तो इसका मतलब होता है उसके साथ वाला ओपन है। दूसरा तरीका ये है, अब ये ओपन है 5 ओम का, ठीक है, ये ओपन नहीं, ये खुद ही ओपन होता है। मतलब जो खुद ओपन होता है उसके सिरों पर सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है। या फिर ये होता है कि ये 5 ओम वाला शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट होगा तो इसकी ड्रॉप 0 होगी, फिर बची हुई वोल्टेज सारी इसी को मिलेगी। यानी 2 संभावना होती है, एक तो जिस पर पूरा वोल्टेज मापा गया वो ओपन, तो 8 ओम ओपन, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो 5 ओम वाला शॉर्ट हो गया, ये भी आप यहाँ कर सकते थे। अगला सवाल, किसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो धन आवेशित हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ेंगे तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसकी इकाई ओम नहीं है। प्रतिरोध, इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन सब की इकाई होती है ओम। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, यानी R, Z, XL, XC, इन सब की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। कमेंट करके आपका स्कोर बता देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो और प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।